हेलो एवरीवन। आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे एलिगरीज को कि नेशंस को फीमेल फिगर्स की फॉर्म में ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया। और हम बाल्कन्स की बात करेंगे कि जो बाल्कन रीजन है वो एक्सप्लोसिव क्यों हो गई थी और उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेशंस हैं उनको फीमेल फिगर्स की फॉर्म में विजुअलाइज करने का ट्रेंड आर्टिस्ट में 18th और 19th सेंचुरी यूरोप में शुरू हुआ था। दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। नेशन का ऐसे कोई फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा था, ठीक है। और ये जो फीमेल फिगर्स है ये एक्चुअली में कोई रियल फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। दिस वॉज एन इमेजनरी फिगर जिसकी फॉर्म में नेशंस को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वाई ओनली द फीमेल फिगर्स वर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेशंस so that the people can connect with their nations? It was only because क्योंकि आप सोचो कि आप सबसे ज़्यादा किससे कनेक्टेड हो, तो अपनी मदर से। तो दैट इज़ वाई कि आपको ये फीलिंग आए कि जो आपका देश है वो आपकी मदर की तरह है, तो आप उससे ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे। इसीलिए चाहे इंडिया है चाहे यूरोप है, वहाँ पे द नेशंस वर रिप्रेजेंटेड इन द फीमेल इन फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर्स, ठीक है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तब भी हम भारत माता की बात करते हैं। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आर्टिस्ट जो एलिगरी मतलब जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, अब जो देश है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसके लाइक अगर फीलिंग ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। आप इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप इन चीज़ों को सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो जब इनको किसी फीमेल फिगर या किसी फिगर या थिंग के रूप में दिखाया जाए उन्हें ही एलिगरीज कहते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट, इसी तरह यूरोप में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए फीमेल फिगर्स वर यूज्ड, और ये असलियत में किसी एक रियल लाइफ लेडी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ये इमेजिनरी फिगर्स होती थी। आर यू गेटिंग? नाउ विल डिस्कस कि आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट यू मीन बाय एलिगरी। आई टोल्ड यू व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, चाहे वो लिबर्टी आज़ादी का हो, यूनिटी एकता का हो, हीरोइज्म का हो, तो उनको किसी पर्सन और सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका लिटरली लिखने का मीनिंग और जो वो दिखा रहा है उसका मीनिंग क्या होता है, बहुत फ़र्क होता है। आ रही है बात समझ में? जैसे कि हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कि ऑल आर इक्वल। जैसे कॉस्केट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे वो जो बिल्ले लगाते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, कॉस्केट्स। तो वो भी किसके, आप रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो उससे। वेरियस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को जब आप किसी पर्सन और सिंबल का फॉर्म देते हो, दैट इज़ एलिगरी। अब हम बात करेंगे फ्रांस की एलिगरी की। और फ्रांस के अलावा आपको याद होगा जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस किया था तब हमने उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स की बात की थी, जिसमें ब्रोकन चेन्स और रेड कैप थे, जो कि किसको सिंबलाइज करते हैं, लिबर्टी को, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात करें, लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, दे वर शोन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। इसमें वुमेन नहीं आएगा, डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ किया गया है। जैसे लिबर्टी के लिए रेड कैप, आपको पता है ना, जो उस वक्त गुलाम होते थे, पहले क्या था, स्लेवरी वाला सिस्टम था, और जो गुलाम थे जब उनके मालिक उन्हें आज़ाद कर देते थे तो और सबको बताने के लिए कि अब वो गुलाम नहीं है तो वो रेड कैप पहना करते थे। इसी तरह जिनको जेल में डाला जाता है उनको चेन्स में बंद करके रखा जाता है, तो ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या हो गया, लिबर्टी, फ्रीडम। आर यू गेटिंग विद दिस? इसी तरह जस्टिस, नॉट ओनली इन इंडिया, कहीं पे भी इट इज़ शोन, ये जो जस्टिस है उसको क्या दिखाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ अ फीमेल फिगर विच इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, और उनके हाथ में विंग स्केल है। क्या मतलब कि आंखें बंद हैं फिर भी वो एविडेंसेस के बेसिस पर सही न्याय करेंगे। जबकि अब इंडियन जो जस्टिस ये लेडी है, लॉ लेडी है, उसको अब ब्लाइंड फोल्ड खोल दिया गया है, इफ़ यू नो दिस। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द एलिगरी ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की जो एलिगरी है उसका क्या नाम है, मैरियानी है, ठीक है। दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ पीपल्स नेशन। फ्रांस पर्सोनिफाई किया गया है देश को, नाम क्या लिखा गया है, मैरियानी, ठीक है। अब इसमें उनके जो कैरेक्टर फीचर्स हैं, जो मैरियानी के फीचर्स हैं, दे हैड बीन ड्रॉन फ्रॉम द रेड कैप दैट इज लिबर्टी, फ्लैग, ट्राई कलर, कॉस्केड, इनसे इनके फीचर्स लिए गए हैं।
अगर इनके फिगर्स की बात करें, इफ हम कहें कि ये जो मैरियाने के पिक्चर्स थे, दे वर इरेक्टेड एट स्टेचूज वर इरेक्टेड एट पब्लिक प्लेसेस, और इनकी इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स पे मार्क की गई थी, जिससे कि लोग बाग इन्हें देख सकें, इनसे आइडेंटिफाई और कनेक्ट कर सकें. आर यू गेटिंग विद दिस? दैट इज वाई दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एलिगरी ऑफ फ्रांस, मैरियाने. आर यू गेटिंग विद दिस? अब हम बात करेंगे जर्मनी की एलिगरी की, जर्मीनिया. She is wearing a crown made up of oak leaves, and oak leaves they stand for heroism there, जर्मनी में. तो ये दो एलिगरीज आपके पास एक्सप्लेन्ड है, जबकि एक फिगर गिवन है उसमें ब्रिटानिया की, जो आपका लास्ट पेज है उसमें ब्रिटानिया इज द एलिगरी ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, ये इमेजेस गिवन है. एक ये बेटा इस बार आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सिंबल्स का मीनिंग भी पूछा गया था. दैट इज इफ यू टॉक अबाउट ये ऑलिव ब्रांच अराउंड अ सोड, क्या मतलब है? दैट इज विलिंगनेस टू मेक पीस. ये अलग अलग सिंबल्स हैं, इनके मीनिंग्स आपकी बुक में गिवन है एंड यू शुड नो दिस. ब्रोकन चेन्स का मतलब है फ्रीडम. ठीक है, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था. ब्रेसलेट विद ईगल, ये जर्मनी में इट मीन्स स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी. ओक क्राउन मेड अप ऑफ ओक लीव्स, दैट इज हीरोइज्म एंड ब्रेवरी. सोड मीन्स आप लड़ने के लिए तैयार हो, और उसी सोड के अराउंड अगर ऑलिव ब्रांच है, दैट इज यू आर विलिंग टू मेक पीस. ठीक है, रेड, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन, दे आर द ट्राई कलर्स दैट वर यूज्ड बाय द इन द फ्लैग्स ऑफ द लिबरल्स इन जर्मनी. ठीक है, एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन, दैट इज द सिंबल ऑफ बिगनिंग ऑफ एन न्यू एरा. ठीक है, इन सिंबल्स के मीनिंग्स आपको लर्न करने हैं. ये आपके इस बार बोर्ड एग्जाम्स में MCQ आया हुआ था. नाउ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. अगर हम बात करते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म का मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया था उससे पहले. जैसे वो नेशन स्टेट्स फॉर्म करना चाहते थे, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, लेकिन अब वो वाली सारी चीज़ें जो डेमोक्रेटिक लिबरल आइडियाज़ थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे. दे वैनिश्ड, लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस. नाउ अब क्या हो गया, लोग बाग दे गॉट ग्रीडी. अब जो नेशनलिस्ट थे वो लड़ने के लिए तैयार थे और उनका मेन मोटिव था टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज. ठीक है, वो और ज़्यादा एरियाज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे. जो यूरोपियंस थे वो अपनी पावर्स इंक्रीज करना चाहते थे. तो इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ बाल्कन रीजन्स. जो ये बाल्कन रीजन है ना बेटा, ये ऑटोमन टर्की के कंट्रोल में था. ऑटोमन एम्पायर जो एक मुस्लिम एम्पायर थी, और जो ये बाल्कन रीजन के एरियाज़ थे, अगर हम कहें, ये सारे ज़्यादातर क्रिश्चियन एरियाज़ थे. देखो ये है बाल्कन रीजन. ठीक है, अब ये अलग अलग देश हैं, आज के बहुत सारे अलग अलग देश हैं. अब हम बात करेंगे नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन आफ्टर 1871. तो अगर हम बात करें ये प्रेजेंट डे कौन से देश हैं, दे आर रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रूशिया एंड सो ऑन. ये आज के ये वाले देश उस समय ये बाल्कन रीजन्स के एरिया में आते थे. इस एरिया के लोगों को क्या कहा जाता था? द पीपल ऑफ द बाल्कन्स वर नोन एज स्लव्स, एंड दिस एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. अब यहाँ पे ये जो क्रिश्चियंस थे, दे वांटेड टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रोल. दैट इज वाई यहाँ पे कौन से आइडियाज स्प्रेड हो गए थे? आइडियाज ऑफ रोमांटिसिज्म, एंड दे वांटेड टू गेन इंडिपेंडेंस. ठीक है, दे वांटेड टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर. अब ऑटोमन एम्पायर को ये अच्छा लगेगा कि उसके जो देश उसके कंट्रोल में उसे एक एक करके अलग हो रहे हैं? नहीं ना. तो उसने क्या किया, मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी. ये देख लो आप, रेलवेज, फैक्ट्रीज वगैरह प्रोवाइड, रिफॉर्म्स प्रोवाइड किए, इंटरनल चेंजेस प्रोवाइड किए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. लोगों ने, जो यूरोपियंस, उन्होंने कहा भैया हमें तो आज़ादी चाहिए. और धीरे धीरे करके उन सब बाल्कन एरियाज़ में रिवोल्ट होने लगे, और वो एक एक करके फ्रीडम गेन करने पर लगे, और फाइनली अलग हो गए थे ऑटोमन एम्पायर से. दैट इज़ वाई दिस एरिया वॉज गेटिंग एक्सप्लोसिव, और इसी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. अब ये जो बाल्कन रीजन है, यहाँ पे जितने भी ये बाल्कन रीजन के स्टेट्स थे, दे वर जेलस ऑफ ईच अदर. ठीक है, सारे एक दूसरे से क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे. इंडिपेंडेंट तो हो गए थे, लेकिन दे वर जेलस एंड दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज. मतलब वो ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद भी होना चाहते थे, और साथ के साथ जो आसपास के देश हैं उन पे कब्जा करके अपनी टेरिटरीज को भी एक्सपैंड करना चाहते थे. तो इस वजह से ये वाला एरिया बहुत ही एक्सप्लोसिव हो रहा था. ठीक है,
तो जब वहाँ पे ये सब चल रहा था तो जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूरोपियन पावर्स थी, दैट इज जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, दे वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर दिस रीजन। उन्होंने कहा भाई बाल्कन वाले आपस में लड़ रहे हैं, चलो हम फ़ायदा उठा लेते हैं, हम इनके इस एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और नॉट ओनली दिस, ये जितने भी यूरोपियन पावर्स ये आपस में भी ट्रेड के लिए लड़ रहे थे कि और देशों में जो इनकी कॉलोनीज़ हैं, जिन और देशों को इन्होंने अपना गुलाम बना रखा है उनको अपने कब्जे में करना है, ठीक है। और इसके अलावा मिलिट्री पावर पर, नेवी पर, क्योंकि ये सारा कैसा एरिया है, वी टॉक अबाउट आसपास सीज हैं, तो उनके ऊपर भी दे वांटेड टू गेन कंट्रोल ओवर। और आपस में भी लड़ रहे हैं यूरोपियन पावर्स, और ये बाल्कन रीजन पे भी अपना कंट्रोल चाहते हैं, और बाल्कन एरियाज आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका फ़ायदा यूरोपियन पावर्स उठाना चाहते हैं। इसी वजह से अ सीरीज ऑफ वॉर स्टार्टेड एंड दिस लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। दिस वॉज हाउ, ये जो बाल्कन्स वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्कन्स में जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, दैट इज कि बाल्कन रीजन एक्सप्लोसिव क्यों हो गई थी, तो वो वाले आंसर्स, वो वाले सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। एलिगरीज वाले एमसीक्यूज में, और मीनिंग ऑफ द सिंबल्स भी आपके पास किस में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। बोर्ड में या फिर स्कूल के एग्जाम्स में आप उसको उस तरह से लर्न कर सकते हो। Now that is all for today's video. Bye for now. And if you liked my video, do like, share and subscribe. Bye for now.